नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। हिंदी वर्णमाला को समझने से पहले हमें हिंदी भाषा को समझना आवश्यक है। आइए जानते हैं भाषा क्या होती है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बताना या व्यक्तवाणी। भाषा के अंग, भाषा के 3 अंग होते हैं, ध्वनि, अर्थ और वाक्य। भाषा के रूप या प्रकार, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज़ जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है, जैसे अ, ई, उ, ज, म, प आदि। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है, 10 स्वर, 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है, 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार आगत वर्ण किन्हें कहते हैं? आगत वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं, लेकिन इनका उपयोग होता है, जैसे ख, क, ख, ग, ज, झ, फ, य। इन सब के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नुक्ता। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर किन्हें कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। हिंदी के मूल स्वर 10 है, ऋषि के मिल जाने से 11 हुए, फिर अ और अह मिलकर 13 स्वर हो गए। कुल कितने स्वर है वर्तमान में? 13। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है मात्रा तथा उच्चारण के आधार पर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगे। क्या समय लगे? कम समय लगे, तथा जिनका एक मात्रा गिनी जाए, जैसे अ, ई, उ, ऋषि, जिन्हें बोलने में थोड़ा कम समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जिनको 2 मात्राएं गिनी जाए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरा है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे, अर्थात दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे, जैसे ऊ, हे राम आदि। इनका प्रयोग नाटक और संवादों में किया जाता है। स्वरों का दूसरा वर्गीकरण जीभ के प्रयोग के आधार पर। आइए देखते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ए। दूसरा है मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, आ, उ, ओ, औ, ऋषि। मुख के खुलने के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण मुख के खुलने के आधार पर। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, अर्थात जिन्हें बोलने पर आपका मुंह पूरा खुल जाए, जैसे आ। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, जैसे ए, औ, अ। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, ई, उ, ऊ। अर्धस्वरवत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए, ओ। स्वरों का अगला वर्गीकरण है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी या अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ
व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ओ, औ। दूसरा है अव्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे अ, आ, ई। स्वरों का 5वां वर्गीकरण है हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई। इन पर चंद्र बिंदु होता है। निरनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। निरनुनासिक क्या हुआ, जिनमें केवल हवा मुख से निकलती है, जैसे अ, आ, ई। स्वरों का 6वां वर्गीकरण है घोषक के आधार पर। घोष अर्थात स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। घोष, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन हो, जैसे सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। दूसरा है अघोष, जिनके उच्चारण में नाद या कंपन नहीं होता है। अब देखते हैं अनुस्वार किन्हें कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में केवल हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे संत, गंगा, कंस आदि। विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि के समान होता है, जैसे अतः। अर्थात किसी शब्द के अंत में हम विसर्ग लगाते तो उसका उच्चारण कैसे होगा, ह ध्वनि के समान। अयोगवाह ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों का उच्चारण व्यंजनों की तरह तथा प्रयोग स्वरों की तरह होता है, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है, जैसे अम, अह को किशोरी लाल वाजपेयी ने अयोगवाह कहा। वर्णों का अगला प्रकार है व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 थी, लेकिन साथ में 2 द्विगुण व्यंजन आ गए, इसलिए व्यंजनों की संख्या 35 हो गई। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्शी व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के विभिन्न भाग कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। देखते हैं कौन कौन से हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये किस में आते हैं, स्पर्शी व्यंजन में आता है। क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धन्य से, त वर्ग का दंत से और प वर्ग का ओष्ठ से, इसलिए इनको कहते हैं कंठव्य, तालव, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। अगर आपको ये याद नहीं होती तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, जैसे हम बोलते हैं घर में ATM दो, इसमें है KTM दो। क से कंठव्य, टी से तालव, एम से मूर्धन्य, डी से दंतव्य, ओ से ओष्ठव्य। आगे देखते हैं, पीछे से आगे की ओर इनका क्रम क्या होता है, पहले कंठ से, फिर तालव, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठव्य। व्यंजनों का दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के बीच से हो, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे य, र, ल, व, ये सभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। व्यंजनों का तीसरा वर्गीकरण है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करे, उन्हें बोलेंगे ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जैसे स, श, स, ह। अगला वर्गीकरण है उच्छिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु झटके से बाहर निकले, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड और ढ, ये दोनों क्या है, मूर्धन्य है। 5वां वर्गीकरण है संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों का निर्माण एक से अधिक व्यंजनों के मेल से हुआ हो, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अक्ष किससे मिलकर बना होता है? क और स व्यंजन से। त्र किससे होता है? त और र व्यंजन से। ज्ञ किससे? ज और इ से। स्र व्यंजन किससे मिलकर बना होता है? स और र से। अंतःमुखी व्यंजन, जिस व्यंजन का उच्चारण मुख के आंतरिक भाग अर्थात स्वर यंत्र, इंग्लिश में से कहते हैं लैरिंक्स, से हो उसे अंतःमुखी व्यंजन कहते हैं। स्वर यंत्र से हो जिनका उच्चारण अंतःमुखी व्यंजन कहते हैं, जैसे ह। 7वां है पार्श्विक व्यंजन, जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकले, अर्थात इनको बोलते टाइम जीभ आपकी व्यंजनों का 8वां वर्गीकरण है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, जैसे र, अर्थात र को बोलते हुए आपकी जीभ तालु से टकराती है। घोषत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार। घोष का अर्थ क्या होता है पहले ये समझते हैं। स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। जैसे घोषत्व के आधार पर वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। इसमें कौन कौन से आएंगे? सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन ह। अघोष वर्ण, अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। ऊष्म व्यंजन स, 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 अर्थात तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या है? सघोष है। और पहला और दूसरा है अघोष। प्राणत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ होता है हवा। प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व क्या है? अल्प प्राण है। दूसरा प्रकार है महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन और एक उच्चिप्त व्यंजन ढ। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण वाक् यंत्र की सहायता से होता है, इंग्लिश में से कहते हैं वॉइस बॉक्स। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही भाग उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में निम्नलिखित अंग काम करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्वर तंत्री, दूसरा मुख विवर, तीसरा नासिका विवर, चौथा अलिजीवा, 5वां कठोर तालु, 6वां मूर्धन, 7 कोमल तालु, वत्स, जीवा, 10 दांत, 11वां है ओष्ठ और 12वां श्वास नली। ये 12 भाग वर्ण के उच्चारण में काम करते हैं। आइए देखते हैं कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। स्वर में है अ, आ, व्यंजन में क वर्ग और उसमें व्यंजन ह और अह। दूसरा है तालु से बोले जाने वाले ई और ई, च वर्ग, अंतस्थ व्यंजन य और ऊष्म व्यंजन स। मूर्धा से बोले जाने वाले मूर्धन्य री और ऋषि, ट वर्ग, अंतस्थ व्यंजन र और ऊष्म व्यंजन स। दंत से बोले जाने वाले री, त वर्ग, ल और श।
ओष्ठ से उ और उ, प फ ब भ म। नासिका से प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर नासिका से बोला जाता है और एक अम। कंठ तालु से ए और ए बोले जाते हैं। कंठोष्ठ से ओ और औ बोले जाते हैं और एक आ। दंतोष्ठ से व बोला जाता है और दंत मूल से वत्सर्य से र और ल बोले जाते हैं। ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक संधि के बारे में। आइए जानते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। उदाहरण महाधन ईश महेश, आ और ई का मेल ए हो गया। दूसरा उदाहरण है हिम धन आलय हिमालय, अ और आ का मेल आ हो गया। तीसरा उदाहरण है जगत धन नाथ जगन्नाथ, त और न का मेल न। मनः योग, अह विसर्ग और य का योग मनोयोग हो गया। यहाँ पर इसका ओ हो गया विसर्ग का। आइए देखते संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग अलग। यदि किसी शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण नरेश, नर धन ईश, नरेश का संधि विच्छेद क्या हो गया नरे, नर धन ईश। दूसरा उदाहरण है स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद हो गया सुधन आगत। संकल्प का सम धन कल्प। दुर्गम का संधि विच्छेद हो गया दुहधन गम दुर्गम। संधि के भेद। संधि के प्रमुख 3 भेद किए जाते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे संधि के पहले प्रकार स्वर संधि के बारे में। आइए जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। इसमें स्वर का मेल स्वर से होता है। उदाहरण विद्या धन आलय विद्यालय, आ स्वर का मेल आ स्वर से होने पर आ हो। दूसरा उदाहरण है सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, अ स्वर का मेल अ से होने पर आ हो गया। तीसरा उदाहरण है भू धन ऊर्जा भूर्जा, ऊ स्वर का मेल ऊ स्वर से होने पर ऊ हो गया। चौथा उदाहरण है परिधन इच्छा परीक्षा, ई स्वर का मेल ई से होने पर ई हो गया। अर्थात स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है। स्वर संधि के भेद। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आइए देखते हैं स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ ऋषि का मेल अपने समान स्वर से हो तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। इस प्रकार की संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अ संक्षेप में देखिए, अ या आ का मेल अ या आ से हो तो बड़ा आ हो जाता है। ई या ई का मेल ई या ई से हो तो ई हो जाता है। ऊ या ऊ का मेल ऊ या ऊ से हो तो ऊ हो जाता है। री सी या का मेल ऋषि या री से हो तो री हो जाता है, अर्थात इसमें मात्रा दीर्घ हो जाती है। उदाहरण सव धन अर्थी स्वार्थी, अ का मेल आ से हुआ और आ हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, अ का मेल आ से होने पर इसमें दीर्घ स्वर आ हो गया। तीसरा उदाहरण है सीमा धन अंत सीमांत, इसमें आ का मेल
अ से होने पर दीर्घ स्वर आ हो गया। चौथा उदाहरण है महाधन आत्मा, महात्मा। आ स्वर का मेल आ स्वर से होने पर दीर्घ स्वर आ हो गया। इसी प्रकार पांचवा उदाहरण है रवि धन इंद्र, रविंद्र। ई स्वर का मेल ई स्वर से होने पर दीर्घ स्वर ई हो गया। छठा उदाहरण है परिधन इच्छा, परीक्षा। ई स्वर का मेल ई से होने पर दीर्घ स्वर ई हो गया। सातवां उदाहरण है भानुधन उदय। ऊ स्वर का मेल ऊ से होने पर दीर्घ स्वर ऊ हो गया। आठवां उदाहरण है वधूधन उत्सव, वधुत्सव। ऊ स्वर का मेल ऊ से होने पर दीर्घ ऊ हो गया। नौवां उदाहरण है पितृधन ऋण। ऋषि का मेल ऋषि से होने पर दीर्घ ऋषि री हो गया। अर्थात दीर्घ स्वर संधि में स्वर दीर्घ हो जाता है। आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला प्रकार गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। यदि अ या आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, ऊ, ऋषि आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। इसी गुण को गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि में हमेशा याद रखें ए, ओ, अर। अ या संक्षेप में अ या आ का मेल ई या ई से होने पर ए हो जाता है। अ या आ का मेल ऊ या ऊ से होने पर ओ हो जाता है। अ या आ का मेल ऋषि से होने पर अर हो जाता है। इसमें ए, ओ, अर हमेशा याद रखना है। उदाहरण नर धन इंद्र, नरेंद्र। अ का मेल ई से होने पर ए हो गया। इसी प्रकार परम धन ईश्वर, परमेश्वर। अ का मेल दीर्घ ई से होने पर ए हो गया। यथाधन इष्ट, यथेष्ट। आ का मेल ई से होने पर ए। महाधन ईश। आ का मेल ई से होने पर ए हो गया। पर धन उपकार, परोपकार। अ का मेल ऊ से होने पर ओ हो गया। नवधन उड़ा, नवोड़ा। अ का मेल ऊ से होने पर ओ हो गया। महाधन उदय, महोदय। आ का मेल ऊ से होने पर ओ हो गया। इसी प्रकार आठवां उदाहरण है सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि। अ का मेल ऋषि से होने पर अर हो गया। नौवां उदाहरण है महाधन ऋषि। आ का मेल री से होने पर अर हो गया, महर्षि। आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला प्रकार वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। जब अ या आ के बाद ए या ए स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं और यदि अ या आ के बाद ओ या औ स्वर आते हैं तो औ हो जाता है। इस प्रकार की संधि वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में अ या आ का मेल ए या ए से हो तो ए हो जाता है। अ या आ का मेल ओ या औ से हो तो औ हो जाता है। इसकी ट्रिक है याद रखने की शब्दों में ए या औ की मात्रा होती है।
उदाहरण, एक धन एक एक एक, अ का मेल ए से होने पर ऐ हो गया, अर्थात मात्रा। दूसरा उदाहरण है, सदा धन एव सदैव, आ का मेल ए से होकर ऐ हो गया, अर्थात मात्रा। तीसरा उदाहरण है, मत धन ऐक्य, अ का मेल ए से होने पर ऐ हो गया। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, आ का मेल ए से होने पर ऐ या हो गया। पांचवा उदाहरण है, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ, अ का मेल ओ से होने पर औ हो गया। छठा उदाहरण है, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, आ का मेल ओ से होने पर औ हो गया। सातवां उदाहरण है, परम धन औदार्य, परमोदार्य, अ का मेल औ से होने पर औ हो गया। आठवां उदाहरण है, महाधन औषध महोषध, आ का मेल औ से होने पर औ हो गया। आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला प्रकार, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, यदि ई, उ, ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा ऋषि का र हो जाता है। इस प्रकार की संधि को यण स्वर संधि कहते हैं। संक्षेप में, ई या ई के बाद का मेल भिन्न स्वर से हो तो यह हो जाता है, उ या उ का मेल भिन्न स्वर से हो तो वह हो जाता है, ऋषि का मेल भिन्न स्वर से हो तो र हो जाता है। इसमें यण स्वर संधि में य व र याद रखना है। उदाहरण, प्रति धन एक प्रत्येक, ई का मेल भिन्न स्वर ए से होने पर यह हो गया। दूसरा उदाहरण है, यदि धन अपि यद्यपि, ई का मेल भिन्न स्वर अ से होने पर यह हो गया। तीसरा उदाहरण है, इति धन आदि इत्यादि, ई का मेल भिन्न स्वर आ से होने पर या हो गया। इसी प्रकार, अति धन उत्तम अत्युत्तम, ई का मेल भिन्न स्वर उ से होने पर यू हो गया। पांचवा उदाहरण है, देवी धन आगमन देव्यागमन, ई का मेल आ से होने पर या हो गया। छठा उदाहरण है, सुधन आगत स्वागत, उ का मेल भिन्न स्वर आ से होने पर व हो गया। सातवां उदाहरण है, अनुधन ऐसन अन्वेषण, उ का मेल ए से होने पर व हो गया। इसी प्रकार आठवां उदाहरण है, वधु धन आगमन वधवागमन, उ का मेल आ से होने पर वा हो गया। नौवां उदाहरण है, पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा, ऋषि का मेल आ से होने पर र हो गया। मात्र धन इच्छा, ऋषि का मेल भिन्न स्वर ई से होने पर र हो गया। आइए देखते हैं स्वर संधि का अगला प्रकार, अयादि स्वर संधि।
यदि ए ओ औ स्वरों का मेल असमान स्वरों से हो तो ए का आय, ओ का ओ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। संक्षेप में ए का मेल असमान स्वर से हो तो ए का अय हो जाता है। इसी प्रकार ए का मेल असमान स्वर से हो तो आय हो जाता है। ओ का मेल असमान स्वर से हो तो ओ का औ हो जाता है। औ का मेल असमान स्वर से हो तो औ का आव हो जाता है। उदाहरण जैसे से धन अन शयन, ए का मेल असमान स्वर अ से हुआ तो अय हो गया, मतलब य हो गया। इसी प्रकार ने धन अन नयन, ए का मेल असमान स्वर अ से हुआ तो य हो गया। गे धन अक गायक, ए का मेल असमान स्वर अ से हुआ तो आय हो गया, गायक। ने धन इका नायिका, ए का मेल असमान स्वर से हुआ तो ई हो गया। भो धन अन भवन, ओ का मेल असमान स्वर अ से होने पर औ हो गया, भवन। पो धन इत्र पवित्र, ओ का मेल असमान स्वर ई से होने पर व हो गया। पो धन अक पावक, ओ औ का मेल असमान स्वर अ से होने पर औ हो गया। नौ धन इक नाविक, औ का मेल ई से होने पर व हो गया। भो धन उक, औ का मेल ऊ से होने पर वू हो गया। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे संधि के अगले प्रकार व्यंजन संधि के बारे में। आइए जानते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संक्षेप में व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन से हो तो व्यंजन संधि होती है। स्वर का मेल अगर व्यंजन से हो तो व्यंजन संधि होती है। उदाहरण सत धन जन सज्जन, व्यंजन त का मेल व्यंजन ज से। दिक धन गज दिग्गज, व्यंजन क का मेल ग से। जगत धन ईश जगदीश, व्यंजन त का मेल स्वर ई से, जगदीश। व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम है इसमें वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तीसरा छ संबंधी नियम है। चौथा त संबंधी नियम। पांचवा न संबंधी नियम। छठा म संबंधी नियम। सातवां स संबंधी नियम। आइए देखते हैं। पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण यदि हो उसका मेल कोई स्वर वर्ण या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब हो जाता है। उदाहरण वाक धन इस वागिस, क व्यंजन का मेल ई से होने पर अर्थात स्वर से होने पर पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन ग में हो गया। दिक धन गज दिग्गज, क का मेल व्यंजन तीसरे वर्ण ग से मिलने पर क का परिवर्तन
ग में हो गया। अगला उदाहरण है अच धन अंत अजंत। च व्यंजन का मेल अ स्वर से होने पर च व्यंजन का तीसरे वर्ण में ज में परिवर्तन हो गया। सट धन आनंद सदानंद। ट व्यंजन का मेल आ स्वर से होने पर ड हो गया, तीसरा वर्ण। जगत धन ईस जगदीश। त व्यंजन का मेल ई स्वर से होने पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण द हो गया, त का द। सुप धन अंत सुबंत। प व्यंजन का मेल अ स्वर से होने पर प व्यंजन तीसरे वर्ण ब में परिवर्तित हो गया। आइए देखते हैं दूसरा नियम। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण का मेल यदि अनुनासिक वर्ण न या म से हो तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क का ड, च का ञ, ट का अण, त का न, प का म। आइए देखते हैं। माक धन मय वाडमय। क व्यंजन का मेल अनुनासिक म से हुआ तो उसी वर्ग क वर्ग का ड हो गया। सट धन मुख सणमुख। ट व्यंजन का मेल अनुनासिक व्यंजन म से हुआ तो उसी वर्ग का पंचम अक्षर अण हो गया। जगत धन नाथ जगन्नाथ। त व्यंजन का मेल अनुनासिक वर्ण न से होने पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण त का न हो गया। अगला उदाहरण है सत धन मार्ग सन्मार्ग। त व्यंजन का मेल अनुनासिक वर्ण म से होने पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर न हो गया। सट धन मास सण मास। ट व्यंजन का मेल अनुनासिक वर्ण म से होने पर उसी वर्ग अर्थात ट वर्ग का अण हो गया। आइए देखते हैं तीसरा नियम छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। संक्षेप में ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से हो तो छ के पहले च जोड़ दिया जाता है। उदाहरण सौधन छंद स्वच्छंद। अ का मेल ह्रस्व स्वर छ से होने पर उसमें च जोड़ दिया जाता है, छ हो गया। अनुच्छेद अनुधन छेद अनुच्छेद। उ स्वर का मेल अर्थात ह्रस्व स्वर का मेल छ से हुआ, इसमें च जुड़ जाएगा, अनुच्छेद। आइए देखते हैं चौथा नियम त संबंधी नियम। त संबंधी 3 नियम है। पहला है त का मेल यदि च या छ से हो तो त का च हो जाता है। उदाहरण उतधन चारण उच्चारण। त का मेल च से हुआ तो च हो गया। सतधन चरित्र सच्चरित्र। त का मेल च से हुआ तो त का च हो गया। जगत धन छाया जग छाया। त का मेल छ से हुआ तो त का च हो गया। दूसरा नियम है त संबंधी। त का मेल ज या झ से हो तो त का ज हो जाता है। उदाहरण सतधन जन सज्जन। त का मेल ज से हुआ तो त का ज हो गया। उतधन ज्वल उज्ज्वल। त का मेल ज से हुआ तो त का ज हो गया। उतधन झटिका उज्झटिका।
त का मेल झ से हुआ तो त का ज हो गया। तीसरा नियम है त संबंधी त का मेल अगर ट या ड से हो तो त का ट या ट से हो तो ट और ड से हो तो ड। उदाहरण बृहट ढन टीका वृहट टीका। त का मेल ट से होने पर त का ट हो गया। उद्दंडयन उड्डयन। त का मेल ड से होने पर त का ड हो गया। आइए देखते हैं त संबंधी अगला नियम। त का मेल त का मेल ल से होने पर त का ल में बदल जाना। उदाहरण उत धन लास। त का मेल ल से हुआ तो त ल में बदल गया। उत धन लेख उल्लेख। त का मेल ल से हुआ तो त ल में बदल गया। पांचवा नियम है त संबंधी त का मेल स से होने पर त च में और स छ में बदल जाता है या हो जाता है। उदाहरण उत धन श्वास उच्च श्वास। त का मेल स से हुआ तो त का च हो गया और स का छ हो गया। इसी प्रकार सत धन शास्त्र सत छात्र। त का मेल स से होने पर त का च हो गया तथा स का छ हो गया। छठा नियम है त संबंधी त का मेल ह से हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। उदाहरण उत धन हार उद्धार। त का मेल ह से हुआ तो त का द हो गया और ह का ध हो गया। अगला उदाहरण है तत धन हित तद्धित। त का मेल ह से हुआ तो त का द और ह का ध हो गया। त संबंध पांचवा नियम है व्यंजन संधि का न संबंधी नियम। आइए देखते हैं न संबंधी। ऋषि र या स का मेल न से होने पर न का अण हो जाता है। उदाहरण परिधन नाम परिणाम। र का मेल न से होने पर अण हो गया। भूषधन अण भूषण। स का मेल न से होने पर अण हो गया। व्यंजन संधि का अगला नियम है म संबंधी नियम। म संबंधी पहला नियम है म का मेल अगर क से म तक के किसी व्यंजन वर्ग से हो तो पंचमाक्षर में बदल जाता है उसी वर्ग के। उदाहरण सम धन कलन संकलन। म का मेल क व्यंजन से होने पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर में बदल गया ड में। सम धन गति। म का मेल संगति उसी
व्यंजन ग से होने पर उसी वर्ग के पंचम अक्षर ड में बदल गया। सम धन पूर्ण संपूर्ण म का मेल प व्यंजन से होने पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर न में बदल गया। म संबंधी अगला नियम है म का मेल यदि य र ल व अर्थात अंतस्थ व्यंजन या स स स ह से हो तो म हो जाता है। म सदैव क्या होगा? अनुस्वार होगा। सम धन योग संयोग म का मेल य से होने पर अनुस्वार हो गया। सम धन रक्षक संरक्षक म का मेल र से होने पर अनुस्वार हो गया। सम धन लाभ संलाप म का मेल ल से होने पर म का अनुस्वार हो गया। इसी प्रकार सम धन विधान संविधान म का मेल व से होने पर म का अनुस्वार हो गया। सम धन सय संशय म का मेल स से होने पर म का अनुस्वार हो गया। सम धन सार संसार म का मेल स से होने पर म का अनुस्वार हो गया। सम धन हार संहार म का मेल ह से होने पर म का अनुस्वार हो गया। आइए देखते हैं म संबंधी अगला नियम म का मेल यदि म से हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण सम धन मान सम्मान म का मेल म से हुआ अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ। म का सम धन मति सम्मति म का मेल म से होने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। व्यंजन संधि का अगला नियम है स संबंधी नियम। स व्यंजन के पहले अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो स का स हो जाता है। स्वर अ या आ के अलावा हो, स से मेल हो तो स का स हो जाता है। उदाहरण वि धन सम विषम। अ या अ के अलावा कौन सा स्वर है? ई का मेल स से हुआ तो स का क्या हो गया? स षटकोण का। परिधन सत परिषद ई का मेल स से होने पर स का क्या हो गया? स। सुधन समा सुषमा अ या अ के अलावा उ का मेल स से होने पर स षटकोण का हो गया। है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे संधि के अगले प्रकार विसर्ग संधि के बारे में। आइए जानते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। संक्षेप में कहें तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण मनः धन योग मनोयोग विसर्ग के साथ व्यंजन य का मेल हुआ। दुह धन आशा दुराशा विसर्ग के साथ स्वर आ का मेल हुआ तो दुराशा हो गई। निह धन आहार निराहार विसर्ग के साथ आ स्वर का मेल हुआ। नम धन ते नमस्ते विसर्ग के साथ त व्यंजन का मेल हुआ विसर्ग संधि हो गई। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। पहला नियम है विसर्ग के पहले यदि अ की मात्रा हो तथा उसका मेल प्रत्येक वर्ग के
विसर्ग का मेल प्रत्येक वर्ग के 3, 4 या 5वें वर्ण या अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व या अ से हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण पहला है मनः धनरथ मनोरथ। विसर्ग का मेल र से अर्थात अंतस्थ वर्ण से हुआ तो विसर्ग का ओ हो गया। अधः धन गति अधोगति। विसर्ग का मेल तीसरे वर्ण ग से हुआ तो विसर्ग का ओ हो गया। तपः धन बल तपोबल। विसर्ग का मेल तीसरे वर्ण ब से हुआ तो विसर्ग का ओ हो गया। आइए देखते आगे। इसका अपवाद है पुनः एवं अतः में विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, पुनः अतः धन धान अंतर्धान। विसर्ग संधि का दूसरा नियम है विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग का मेल आ, उ या उ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व से हो तो विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण निहदन आशा निराशा। इसमें विसर्ग का मेल आ से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। इसी प्रकार दुहधन उपयोग दुरुपयोग। विसर्ग का मेल ऊ स्वर से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। तीसरा उदाहरण है दुहधन उह दुरूह। विसर्ग का मेल ऊ से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। निहदन बल निर्बल। विसर्ग का मेल तीसरे वर्ण ब से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। इसी प्रकार निहदन धारण निर्धारण। विसर्ग का मेल त, थ, द तीसरे वर्ण ध से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। इसी प्रकार आसीधनवाद आसीधनवाद आशीर्वाद। विसर्ग का मेल अंतस्थ वर्ण व से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। इसी प्रकार दुहदनलभ दुर्लभ। विसर्ग का मेल अंतस्थ वर्ण ल से हुआ तो विसर्ग का र हो गया। आइए देखते हैं आगे। विसर्ग संधि का तीसरा नियम विसर्ग का स हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर की मात्रा हो उसका मेल च, छ, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग उदाहरण निहदन चय निश्चय। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? कोई स्वर की मात्रा। कौन सी है? ई की मात्रा। इसमें इसका मेल हुआ च से तो इसका हो गया च का स, सॉरी विसर्ग का स हो गया। इसी प्रकार निहदन छल निश्चल। विसर्ग के पहले ई की मात्रा स्वर की तथा उसका मेल छ से हुआ तो विसर्ग का स हो गया। इसी प्रकार दुहदन शासन दुस्शासन। विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा उसका मेल विसर्ग का मेल स से हुआ तो स हो गया, आधा स, दुस्शासन।
विसर्ग संधि का चौथा नियम है विसर्ग का स षटकोण का हो जाता है। विसर्ग कैसे देखते हैं। विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा हो तथा उसका मेल विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरण निहदन कपट निष्कपट। विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा होना चाहिए, ई की। इसका मेल हुआ क से तो विसर्ग का क्या हो गया यहाँ पर आधा स षटकोण का। इसी प्रकार धनुधन टंकार धनुष टंकार, इसमें ऊ की मात्रा विसर्ग के पहले है तथा उसका मेल ट से हुआ तो विसर्ग का स हो गया। इसी प्रकार निहधन ठूर निष्ठुर, विसर्ग के पहले ई की मात्रा है उसका मेल ठ से हुआ तो विसर्ग का स हो गया। निहधन फल निष्फल, विसर्ग के पहले ई की मात्रा फिर उसका मेल हुआ फ से तो विसर्ग का स हो गया। इसी प्रकार विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा हो तथा उसका विसर्ग का मेल क ख ट ठ प फ से हो तो विसर्ग का स षटकोण का हो जाता है। विसर्ग संधि का पांचवा नियम है विसर्ग का स हो जाना। स सरोते का। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तथा उसका मेल विसर्ग का मेल त थ से हो तो विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरण नमः नमस्ते, विसर्ग के पहले अ की मात्रा है फिर विसर्ग का मेल त से हो गया इसलिए विसर्ग का क्या हो जाएगा यहाँ पर स सरोते का। विधन ये काट दो, इसको हटा दो। विसर्ग का लोप हो जाना। अगला नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। आइए देखते हैं। इसमें पहला है विसर्ग का मेल छ से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा च जुड़ जाता है। अनुधन छेद अनुच्छेद, विसर्ग का मेल छ से हुआ तो विसर्ग का क्या हो गया यहाँ पर लोप हो गया और इसमें आधा च जुड़ गया तो ये हो गया छ के साथ छ। इसी प्रकार अगला उदाहरण है छत्रधन छाया, छत्रधन छाया छत्र छाया तो इसमें विसर्ग का मेल छ से हुआ, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो गया तथा छ में च जुड़ गया। विसर्ग का लोप हो जाने में दूसरा पॉइंट है विसर्ग का मेल यदि र से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद र हो या विसर्ग का मेल र से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहदन रोग नीरो, विसर्ग के पहले विसर्ग का मेल किससे हुआ र से, विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा थी ई की, अब ये मात्रा दीर्घ हो गई तो नी हो गया। ठीक है। निहदन रस नीरस, विसर्ग का मेल र से हुआ तो विसर्ग के पहले वाली स्वर क्या हो जाएगा दीर्घ, इसमें भी क्या हो गया नी। आइए देखते हैं अगला नियम। इसका अगला पॉइंट है सी अ या आ हो विसर्ग के पहले तथा विसर्ग का मेल कोई भिन्न स्वर हो तो अ या आ को छोड़कर विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण अतः धन एव अतएव,
इसका मेल हुआ भिन्न स्वर एव से, तो यहाँ पर हो गया इसका विसर्ग का लोप, डायरेक्ट अतएव। 7वां नियम है विसर्ग संधि का, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विसर्ग के साथ ही लिखे जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यदि अह अर्थात विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे विसर्ग में पहले कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा, फिर उसका मेल क से हो गया तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंतःपुर, अंतःपुर विसर्ग का मेल प से हुआ और पहले क्या मात्रा है, अ की। विसर्ग का मेल प से होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अपवाद भी है। नमः, नमस्कार विसर्ग का मेल क से हुआ, लेकिन यहाँ पर विसर्ग का ससरोते का हो गया। पूर्धनकार, पुरस्कार विसर्ग का मेल क से हुआ, लेकिन यहाँ पर विसर्ग का ससरोते का हो गया। इसी प्रकार भाधनकर, भास्कर विसर्ग का मेल क से हुआ, लेकिन विसर्ग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ससरोते का। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आली इंडियन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के हिंदी सिलेबस के दूसरे टॉपिक के बारे में, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। वर्तनी शब्दों में प्रयुक्त वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्तनी कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण का अत्यंत महत्व होता है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने हेतु वर्तनी की एकरूपता स्थापित की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ होगी। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग तथा उर्दू में हिज्जे कहते हैं। आइए देखते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कितने प्रकार से हो सकती है। पहली है ह्रस्व या दीर्घ स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे 1 अत्यधिक, इसमें अ की मात्रा नहीं है शुद्ध रूप में। अधीन, इसका शुद्ध रूप होता है अधीन। अनुकूल, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा रहती अनुकूल। आयु, आयु में हम अधिकतर छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन आयु में छोटा ऊ की मात्रा है। आशीर्वाद, उन्नति का शुद्ध रूप क्या होगा, ये। ऐक्य का। कवित्री, अधिकतर कवित्री बोलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप है कवयित्री। कवि में छोटी ई की मात्रा आती है। गुरु में छोटा ऊ की मात्रा। दिवाली में दी में छोटी ई की मात्रा। नदियाँ, नदियों में दी में बड़ी ई की मात्रा आती है। पारिवारिक, पारिवारिक का शुद्ध रूप क्या होगा, पारिवारिक। पुरुष, पुरुष में बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन शुद्ध रूप है छोटा ऊ की मात्रा। पूर्व, पूर्व में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा लगती है, पू। पूज्य, ईश्वर, ईश्वर का शुद्ध रूप ये होगा। पत्नी, पत्नी में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। परीक्षा, परीक्षा का शुद्ध रूप परीक्षा होता है। प्राप्ति, प्राप्ति में छोटी ई की मात्रा आता है, प्राप्ति। इसी प्रकार प्रश्न को प्रश्न लिखते हैं। प्रदर्शनी नहीं होता है, वो होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी, बीमार में बड़ी ई की मात्रा आती है, ब में। श्रीमती में श्रीमती का शुद्ध रूप होगा। शक्ति का शुद्ध रूप साधु। सूर्य, व्यक्ति, क्योंकि, अतिथि,
पूर्ति, पीताम्बर, निरोग, दीक्षा, प्रभु, दयालु, कृपालु, शिशु, मधु, पशु आदि ये सब शुद्ध रूप है। प्रकार की अशुद्धि है अल्प प्राण, महाप्राण संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का शुद्ध रूप है श्रेष्ठ। मक्खन का मक्खन, गड्ढा में ड। घनिष्ठ का घनिष्ठ। ब्राह्मण, ब्राह्मण है। पत्थर का पत्थर। जिह्वा का शुद्ध रूप जिह्वा। धोखा नहीं, धोखा होता है। वृद्धधा, सीधा साधा। तीसरी अशुद्धि होती है व और ब संबंधी अशुद्धियाँ। वन, वाणी, वस्तु, वर्षा, विष, पूर्व, विदेश, वनस्पति ये सभी शुद्ध रूप हैं। री और र संबंधी अशुद्धियाँ। भ्रष्ट का शुद्ध रूप ये होगा ऋण का, ऋषि का, ऋतु का, कृपा का, दृष्टि, गृहस्थ, पृथक, सृष्टि, हृदय। पांचवा है र के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। अर्थ का शुद्ध रूप होगा अर्थ। प्रसाद का शुद्ध रूप प्रसाद। प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा। कार्य कर्म का कार्यक्रम। उत्तीर्ण का उत्तीर्ण। प्रसन्न का प्रसन्न। मर्यादा का मर्यादा। श्रेय का श्रेय। व्रत का व्रत। परिणाम का शुद्ध रूप प्रणाम। परमात्मा का शुद्ध रूप परमात्मा। मूर्ख का मूर्ख। स्रोत का शुद्ध रूप स्रोत। समुद्र का शुद्ध रूप समुद्र। ज्ञ और ज्ञ संबंधी अशुद्धियाँ। योग्य, योग्य, ज्ञापन, कृतज्ञ, आज्ञा, यज्ञ, भाग्य, विज्ञान, प्रतिज्ञा ये भी सभी शुद्ध रूप। नासिक के व्यंजन न की संबंधी अशुद्धियाँ। गणेश, रामायण, रणभूमि, किरण। टिप्पणी की जगह होता है टिप्पणी। शरण का शुद्ध रूप शरण। प्राण का शुद्ध रूप प्राण। आठवां है र और ड की अशुद्धियाँ। उजाड़ना का शुद्ध रूप होगा उजाड़ना। लड़ाई का शुद्ध रूप लड़ाई। लड़की का शुद्ध रूप लड़की। नौवां है स और स और स संबंधी अशुद्धियाँ। अशोक, अशोक का अशोक। प्रशंसा का प्रशंसा। शाम का शाम। शाखा का शाखा। शासन का शासन। शक्ति का शक्ति। नाश का नाश। देश का देश। शर्म का शर्म। भविष्य का भविष्य। सुशोभित का सुशोभित। शुष्क का शुष्क। संकट का संकट। नमस्कार, विश्वास, अमावस्या, राष्ट्र, संख्या, दुष्कर और भविष्य ये सभी शुद्ध रूप होंगे। 10वां है अक्ष और छ की अशुद्धियाँ। जैसे क्षमा का शुद्ध रूप होगा क्षमा। नक्षत्र का नक्षत्र। लक्षण का लक्षण। क्षत्रिय का क्षत्रिय। लक्ष्मी का लक्ष्मी। कक्षा का कक्षा। 11वां है न और अण की अशुद्धियाँ। प्राण का प्राण। गणित का गणित। स्मरण का शुद्ध रूप होगा स्मरण। गुण का शुद्ध रूप होगा गुण। टिप्पणी का शुद्ध रूप होगा टिप्पणी। आक्रमण का शुद्ध रूप होगा आक्रमण। प्रणाम का शुद्ध रूप प्रणाम। निरीक्षण का शुद्ध रूप निरीक्षण। 12वां है अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ।
कंठ, घंटा, पंखा, संसार, शंख, ये सभी शुद्ध रूप है इनको। संकट, मंडल, हिंसा, कुंडली, अंग। 13वां है ड और ढ संबंधी अशुद्धियाँ। बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा का शुद्ध रूप होगा बूढ़ा। पढ़ाई का शुद्ध रूप पढ़ाई। खिड़की का शुद्ध रूप खिड़की। फाड़ना का शुद्ध रूप फाड़ना। 14वां है अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। अंगुली का शुद्ध रूप अंगुली। कांच, दांत, बांसुरी, आँख, ऊंचा, चांद, गूंगा, संगम, कंगन। 15वां है विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। अत का शुद्ध रूप अतः। मनोस्थिति का शुद्ध रूप मनः स्थिति। निसंतान का शुद्ध रूप निह संतान। मूलतः का शुद्ध रूप होगा मूलतः। पुन का शुद्ध रूप पुनः। मनः दशा का शुद्ध रूप मनोदशा। अंततः का शुद्ध रूप अनंत अंततः। अंतपुर का शुद्ध रूप अंतःपुर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द। साप्ताहिक का शुद्ध रूप साप्ताहिक। आवश्यक का आवश्यक। अपराह्न का अपराह्न। ऐच्छिक का ऐच्छिक। नर्क का नरक। नई का नई। तैयार का तैयार। गायिका का गायिका। क्लेश का क्लेश। उपरोक्त का उपयुक्त। अंताक्षरी का अंत्याक्षरी। दोपहर का दोपहर। त्योहार का त्योहार। सामाजिक का सामाजिक। दीपावली में छोटी कीमत। स्वास्थ्य का स्वास्थ्य। रचयिता का रचयिता। इसलिए। महंगाई, पड़ोस, पति में छोटी कीमत है। औद्योगिक, आदर्श, ध्वनि। नाराज का शुद्ध रूप नाराज। जन्म का जन्म। धेनु का धेनु। उपलक्ष्य का उपलक्ष्य। ऐश्वर्य। ऐतिहासिक का शुद्ध रूप ऐतिहासिक। उज्ज्वल का उज्ज्वल। ईमानदारी का ईमानदारी। स्थान का स्थान।